नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं IBC 24 7 की बड़ी बात में आप सभी का स्वागत है। इस बुलेटिन में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के साथ देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों का अपडेट हम आपको देते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की। फ्लाइंग सिख के नाम से मशहूर देश के महान धावक मिल्खा सिंह का बीती रात निधन हो गया। 91 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। वो कोरोना वायरस से संक्रमित थे और चंडीगढ़ स्थित PGI में उनका इलाज चल रहा था। वहीं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उनके निधन पर अपनी संवेदना जताते हुए कहा है कि मिल्खा सिंह के निधन से दुख से दिल भर गया है। वहीं PM मोदी ने भी मिल्खा सिंह के निधन पर दुख जताया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि आज हमने एक महान खिलाड़ी खो दिया है। मैं उनके निधन से आहत हूं। बता दें कि एशियाई खेलों में 4 स्वर्ण पदक और कॉमनवेल्थ गेम्स में एक गोल्ड जीतने वाले मिल्खा सिंह की रफ्तार की दुनिया दीवानी थी। उन्हें पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति फील्ड मार्शल अयूब खान ने फ्लाइंग सिख की उपाधि से नवाजा था। इसके बाद से मिल्खा सिंह दुनिया भर में फ्लाइंग सिख के नाम से जाने जाने लगे। वहीं खेलों में उनके अतुल्य योगदान के लिए उन्हें भारत सरकार ने पद्मश्री से भी सम्मानित किया था। तो फ्लाइंग सिख के नाम से मशहूर एथलीट मिल्खा सिंह का बीती रात 91 साल की उम्र में निधन हो गया। वो कोरोना नेगेटिव हाल ही में आए थे, लेकिन पोस्ट कोविड की जो तकलीफें हैं, मुसीबतें हैं, उनसे जूझ रहे थे। और कुछ दिन पहले उनकी पत्नी का भी कोरोना के कारण ही निधन हुआ था। चंडीगढ़ के PGI अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था और कल रात 11:30 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है और ट्वीट करते हुए उन्हें अपनी श्रद्धांजलि दी है। तो उनके जो फैंस हैं, उनके जो चाहने वाले हैं, सभी उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। वाकई लाखों लोगों के लिए, करोड़ों लोगों के लिए वो एक प्रेरणा स्रोत रहे हैं। 91 साल की उम्र में फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह का निधन हो गया है। चलिए अब कोरोना अपडेट की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 110 कोरोना मरीज मिले हैं और 24 घंटे में 28 मरीजों की मौत हुई है। वहीं बात की जाए स्वस्थ मरीजों की तो 24 घंटे में 339 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं और अब ऐसे में मध्य प्रदेश में एक्टिव केसेस 2727 तक जा पहुंचे हैं और अब तक मध्य प्रदेश में 7,89,064 संक्रमित केसेस सामने आए हैं और 8,707 मरीजों की मौत हुई है। इसके साथ ही आपको बता दें कि अब तक मध्य प्रदेश में 7,77,630 मरीज स्वस्थ भी हो चुके हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे भोपाल का। बात करेंगे हमारी सहयोगी नीलम से। नीलम, आज दिन भर मध्य प्रदेश में क्या कुछ खास रहने वाला है? बड़ी सियासी खबरें और इसके साथ ही वो आम खबरें जो जनता के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहेगी। जी बिल्कुल, मध्य प्रदेश में आज की बड़ी खबरों की बात करें तो मध्य प्रदेश में जो 3 दिन का महा वैक्सीनेशन अभियान चलाया जाना है, उसके लिए लगातार जो है कमेटी की बैठकें हो रही हैं। क्या कुछ उसकी रूपरेखा रहेगी, क्या कुछ उसका लक्ष्य रखना है, क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में सारा कुछ अभियान चलाया जाना है, जिसमें लाखों की संख्या में वैक्सीनेशन का लक्ष्य रखा गया है। राजधानी भोपाल की बात करें तो करीब 1,50,000 के आसपास लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए सभी जो अधिकारी हैं उनको निर्देश दिए जा चुके हैं कि जल्द से जल्द उसकी रूपरेखा बनाई जाए। कितना टारगेट रहेगा, किन क्षेत्रों को खास तौर पे टारगेट किया जाना है, ये प्रमुख जो है इसके जो उन्हें रूपरेखा तैयार करके रिपोर्ट देनी होगी। इसके साथ ही साथ दक्षिण पश्चिम मानसून का असर पूरे मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है, जिसके चलते पिछले 24 घंटों में भी कई जिलों में भारी बारिश हुई है। वहीं आज भी जबलपुर, छतरपुर, कटनी, रीवा, शहडोल यहाँ पे भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। जी बिल्कुल नीलम, मानसून विभाग की तरफ से अलर्ट जारी भी किया गया था और जो केसेस हैं वो तो जरूर घटते जा रहे हैं कोरोना के, लेकिन जो मौत का आंकड़ा है वो जरूर चिंता की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया नीलम पूरी जानकारी के लिए। चलिए मध्य प्रदेश के बाद अब बात छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ का कोरोना अपडेट हम आपको दे दें। पिछले 24 घंटे में 509 कोरोना मरीज सामने आए हैं और वहीं 24 घंटे में 7 मरीजों की मौत हुई है। एक दिन में 1122 मरीज डिस्चार्ज किए गए हैं और फिलहाल
छत्तीसगढ़ में एक्टिव मरीजों की संख्या 10,062 तक जा पहुंची है। छत्तीसगढ़ में अब तक 9,89,884 केसेस सामने आए हैं और जो मौत का आंकड़ा है वो 13,368 तक जा पहुंचा है। छत्तीसगढ़ में अब तक 9,66,414 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। कोरोना को मात देकर वो अपने घर जा चुके हैं। एक दिन में 509 नए केसेस छत्तीसगढ़ में। तो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि एक दिन में कितने केसेस सामने आए। छत्तीसगढ़ में 509 केसेस सामने आए हैं। खतरा अभी टला नहीं है, ये आंकड़े यही बयां कर रहे हैं। रियायतें जरूर दे दी गई है। संडे का भी जो लॉकडाउन था उसमें भी छूट दे दी गई है। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे रायपुर का, बात करेंगे हमारी सहयोगी प्रिया से। प्रिया, आज क्या कुछ खास रहने वाला है छत्तीसगढ़ में, जानकारी दीजिए। बिल्कुल, लगातार आकांक्षा जिस तरीके से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रोजाना 2 जिलों को सौगात देते हैं, आज इसी क्रम में कांकेर और नारायणपुर जिलों का नंबर है। आज इन 2 जिलों को सौगात मिलेंगे। 222 करोड़ की सौगात जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करेंगे। तमाम विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण करेंगे। ये तमाम कार्यक्रम दोपहर 12 बजे से वर्चुअली सीएम हाउस से किया जाएगा। ये हम देख रहे हैं कि लगातार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अलग अलग जिलों को रोजाना 2 जिलों को उनके विकास कार्य की सौगात दे रहे हैं और इसी क्रम में आज नारायणपुर और कांकेर का नंबर है। आज इनको भी विकास कार्यों का सौगात दिया जाएगा। इन क्षेत्रों में पुलिया का निर्माण है, कई भवन निर्माण है, कई सामुदायिक भवन निर्माण है, जो लंबे समय से ये था कि इसे किया जाएगा और सरकार की ओर से भी इसके वादे किए गए थे, ये किए जाएंगे और ये लंबे समय से रुके हुए काम थे। अब क्योंकि संक्रमण की रफ्तार थोड़ी धीमी हो रही है और ज़िंदगी फिर से एक बार पटरी पर आनी शुरू हुई है, इसको देखते हुए अब ये विकास कार्यों की जो शुरुआत है वो हो चुकी है। अब तक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 5,000 करोड़ से ज़्यादा के विकास कार्यों की सौगात प्रदेश को दे दी है। ये 21 जून तक लगातार अलग अलग जिलों को उनके क्षेत्र के अनुसार क्या क्या ज़रूरतें हैं उसके हिसाब से विकास कार्यों की सौगात मुख्यमंत्री भूपेश बघेल देने वाले हैं। इसके अलावा आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल माधवराव सप्रे जी की जयंती पर 150वीं जयंती है आज उनकी, और इस अवसर पर वो इस समारोह का वर्चुअली जो है उद्घाटन करने वाले हैं। इसके अलावा डॉक्टर कुसुम खेमानी को भी वो साहित्य हिंदी पत्रकारिता का सम्मान भी देने वाले हैं। तो ये भी कार्यक्रम जो है वर्चुअली रखा गया है। शाम 5:30 बजे ये सीएम हाउस के माध्यम से भी ये कार्यक्रम किया जाएगा और इस कार्यक्रम में भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है वर्चुअली शामिल होंगे। प्रदेश में लगातार कोरोना की जो रफ्तार है वो घट रही है और लगातार संक्रमण जो है वो धीमा होता नजर आ रहा है। रिकवरी रेट बेहतर हो रहा है। हम देख रहे हैं कि रोजाना जितने मरीज संक्रमित हो रहे हैं उससे कहीं दोगुनी संख्या है उन मरीजों की जो रिकवर करके अपने घर लौट रहे हैं। तो प्रदेश में इन दिनों जो पॉजिटिविटी रेट है वो 1.2 के आसपास आ गई है और विशेषज्ञ कह रहे हैं कि स्थिति 1-2 दिन में और सामान्य हो जाएगी और पॉजिटिविटी रेट जो है 1% के अंदर जो है समाहित हो जाएगी। प्रदेश में इन दिनों मोर्टेलिटी रेट, मृत्यु का जो आंकड़ा था वो चिंता की जो बात थी वो भी संभली हुई नजर आ रही। लगातार प्रदेश में मरने वालों की संख्या, कोरोना से मरने वालों की संख्या कम हो रही है और ये स्वास्थ्य विभाग के लिए राहत की बात है। चिंता की बात अभी भी केवल एक ही है कि बीजापुर, सुकमा, नारायणपुर जैसे क्षेत्रों से अभी भी केसेस निकलकर सामने आ रहे हैं और प्रदेश में सबसे ज़्यादा केसेस हम बात करें बीते 24 घंटे की भी तो बीजापुर जैसे क्षेत्रों से आ रहे हैं जो कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं जहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं उतनी बेहतर नहीं है। तो ये फिलहाल स्वास्थ्य विभाग के लिए चुनौती बनी हुई है। तो ये तमाम खबरें हैं आकांक्षा जिन पर आज दिन भर IBC 24 की नजर रहेगी। बिल्कुल प्रिया, आप भी इन तमाम खबरों पर नजर बना के रखिएगा। ताजा अपडेट आपसे जरूर लेंगे। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। बड़ी खबरों के बाद, अपडेट के बाद अब कुछ और खबरों पर नजर डालेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने ट्विटर अकाउंट से स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी मीडियम स्कूल की फोटो शेयर की। उन्होंने लिखा कि 15 साल तक छत्तीसगढ़ सबसे गरीब राज्य की तरह थमा रहा। अब हम पुनर्निर्माण कर नवा छत्तीसगढ़ गढ़ रहे हैं। सीएम भूपेश बघेल ने लिखा कि कोरोना के बाद जब स्थितियां सामान्य होंगी और हमारे बच्चे स्कूलों में वापस लौट आएंगे तो हम उन्हें ऐसे नए भवनों में देखेंगे। बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार ने पिछले साल से राज्य में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी मीडियम स्कूल की शुरुआत की है, जहां एडमिशन के लिए हजारों आवेदन आए थे। इन स्कूलों की खूबसूरती और सुविधाओं की तारीफ हर तरफ हो रही है।
तो स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल की फोटो शेयर करते हुए सीएम भूपेश बघेल ने पूर्व सीएम रमन सिंह और पूर्व की भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने एक खूबसूरत तस्वीर शेयर की इस स्कूल की और ये कहा है कि 15 साल से राज्य में विकास नहीं हो रहा था और गरीब राज्य की तरह ये राज्य थमा हुआ था, लेकिन अब जब स्थितियां सामान्य होंगी तो जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो इन स्कूलों में जाकर के शिक्षा ग्रहण करेंगे। मध्य प्रदेश में कांग्रेस जंबो कार्यकारिणी भंग कर अब छोटी कार्यकारिणी बनाएगी। आगामी नगरीय निकाय चुनाव में देरी के चलते एक बार फिर से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ अपनी नई कार्यकारिणी के गठन में जुट गए हैं। कार्यकारिणी की घोषणा 24 जून को होने वाली कांग्रेस नेताओं की बड़ी बैठक के बाद कभी भी हो सकती है। नई टीम बनाने के लिए कमलनाथ सभी नेताओं से सहमति बना रहे हैं। इस बार कांग्रेस की जंबो कार्यकारिणी की जगह छोटी कार्यकारिणी टीम नजर आ सकती है। इस कार्यकारिणी में दूसरी पंक्ति के नेताओं को आगे बढ़ाने के लिए युवाओं को अहम जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। अनुमान है इस बार प्रदेश कार्यकारिणी में 40 से 50 लोग होंगे। कमलनाथ अपनी नई टीम अगले विधानसभा चुनाव को देखते हुए तैयार कर रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश सरकार में मंत्री जगदीश देवड़ा, विश्वास सारंग, मीना सिंह और बृजेंद्र सिंह यादव के साथ 1-to-1 चर्चा की। सीएम ने वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा से प्रदेश में राजस्व बढ़ाने पर चर्चा की। साथ ही प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग से कोरोना की तीसरी लहर से निपटने और वैक्सीनेशन को लेकर चर्चा की। वहीं मीना सिंह और बृजेंद्र यादव से उन्होंने विभागीय कामकाज और मंत्रियों से अधिकारियों के तालमेल को लेकर बातचीत की। कमर्शियल डिपार्टमेंट में आबकारी में, पंजीयन में, जीएसटी में क्या प्रोग्रेस है और कैसे आय बढ़ाई जा सकती है। जो रेवेन्यू कलेक्ट करने वाले विभाग हैं, जिनसे रेवेन्यू प्राप्त होती है, उन सब विभागों के बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा हुई है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। 1 से 31 जुलाई तक के लिए ट्रांसफर पर लगे बैन को हटा दिया गया है। बजट सत्र के दौरान कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया था कि 1 से 31 मई के बीच ट्रांसफर हो सकेंगे, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर के कारण प्रस्तावित नीति को लंबित कर दिया गया था। ट्रांसफर में कोरोना से गंभीर बीमार हुए सरकारी कर्मियों को प्राथमिकता मिलेगी। सीएम ने चौथे कार्यकाल में पहली बार ट्रांसफर से बैन हटाया है। इस बार तहसील, जिला और राज्य स्तर पर तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के तबादले प्रभारी मंत्री के अनुमोदन पर ही किए जाएंगे। वहीं प्रथम व द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों के ट्रांसफर विभागीय मंत्री के अनुमोदन और जिले के भीतर के तबादले प्रभारी मंत्री और कलेक्टर आपसी समन्वय से करेंगे। जुलाई से 31 जुलाई के बीच प्रशासनिक आधार पर या अत्यंत संवेदनशील मानवीय आधार पर स्थानांतरण किए जा सकेंगे। बात करेंगे बिलासपुर की, जहां कब्जाधारियों ने निगम की कार्रवाई का विरोध करते हुए जमकर हंगामा मचाया। इस दौरान निगम के अतिक्रमण दस्ते और पुलिस के साथ कब्जाधारियों की झड़प भी हुई। दरअसल सरकंडा क्षेत्र के विजयापुरम अटल आवास में 55 परिवारों का कब्जा था, जिसे लेकर निगम ने बीते दिनों कब्जाधारियों को नोटिस भी जारी किया था। लेकिन नोटिस के बाद भी कब्जाधारी मानसून के बीच कब्जा छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन निगम की कार्रवाई करने पर विवाद हो गया। पुलिस ने हंगामा करने वाले कुछ कब्जाधारियों को हिरासत में भी लिया है, जिन्हें कार्रवाई के बाद छोड़ दिया गया। निगम की इस कार्रवाई के बीच 55 कब्जाधारियों से कब्जा वापस लिया गया। अरपा योजना के अंतर्गत चटर्जी गली में जिन मकानों को अपन खाली करा रहे हैं या अरपा में वो शामिल हो रहा है मकान जो है, वहाँ के लोगों को यहाँ शिफ्ट करना है, उसको आवंटन अपन कर रहे हैं। और यहाँ पर लगभग 55 मकान है और जिस पर लोगों ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। अब आपत्ति करना उनका काम है, लेकिन हम लोगों ने तो उनको व्यवस्था करने के बाद ही खाली करा रहे हैं। यहाँ पर जो बेजा कब्जा अतिक्रमण हटाने का काम आज किया जा रहा है और कुछ महिलाएं आपत्ति कर रही थी, जिन्हें निगम के अधिकारियों के द्वारा समझा दिया गया है। ग्वालियर नगर निगम की टीम पर हमला करने वाले 4 लोगों पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। पुलिस ने शासकीय कार्य में बाधा डालने का मामला दर्ज करते हुए उन्हें गिरफ्तार किया है। शोरूम के बाहर रखे सामान को हटाने के लिए टीम पहुंची थी, जहां टीम पर सामान उठाने के दौरान शोरूम के कर्मचारियों ने विवाद के बाद पथराव कर दिया और मारपीट कर दी।
दरअसल पड़ाव थाना क्षेत्र में लक्ष्मीबाई समाधि स्थल पर वीरांगना बलिदान दिवस मेले का आयोजन होना था, इसलिए गुरुवार को नगर निगम कमिश्नर सहित अधिकारी वहां राउंड लेने आए थे। कमिश्नर के निर्देश पर टीम ने सड़क के किनारे रखे सामान को उठाना शुरू किया। इस दौरान शोरूम से 4 से 5 युवक बाहर निकले और टीम को स्लिप रैग उठाने से रोका और मारपीट भी की। मध्य प्रदेश सरकार के नई गाइडलाइन के बाद शहर अनलॉक हो चुके हैं। अनलॉक होने के साथ ही इंदौर जिला प्रशासन का भूमाफियाओं के खिलाफ अभियान एक बार फिर शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री की हरी झंडी मिलने के बाद दोबारा इंदौर में भूमाफिया अभियान शुरू करने पर रणनीति बन चुकी है। इंदौर जिला प्रशासन निजी कॉलोनी के ऐसे कॉलोनाइजर के खिलाफ मुहिम शुरू करने जा रहे हैं जो सालों से लोगों के साथ धोखाधड़ी और वादा खिलाफी करते आ रहे हैं। प्रशासन ने ऐसे कॉलोनाइजर की लिस्ट भी तैयार कर ली है जिनके खिलाफ जल्द बड़ी कार्रवाई देखने को मिलेगी। जिन लोगों के साथ अन्याय हुआ न्याय मिलना चाहिए, तो कलेक्टर महोदय ने इस चीज़ को बहुत स्ट्रांगली लिया है। तो 12 कॉलोनीज हैं, उनमें बहुत ज़्यादा विवाद हैं और उन कॉलोनीज में ही लगभग 4-4.5 हज़ार प्लॉट्स हैं। दूसरे चरण में 116 कॉलोनीज हैं जिनमें भी लगभग 5-5.5 हज़ार प्लॉट्स हैं। तो उनमें बहुत विवाद नहीं है, थोड़े थोड़े विवाद हैं, उनको लिया जाएगा। ग्वालियर में एक महिला ने धर्म नहीं बदलने पर ससुराल वालों पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि ऐसा नहीं करने पर ससुराल वालों ने उसका सामान बाहर फेंक दिया। पीड़िता का आरोप है कि उसके बच्चे और पति सहित घर से बेदखल कर जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। मामले में पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई न होने पर पीड़िता 3 बच्चों और पति के साथ लक्ष्मीबाई समाधि स्थल पर धरने पर बैठी है। पुलिस ने महिला की शिकायत पर अब तक एफआईआर दर्ज नहीं की है। बता दें कि हिंदू महिला ने 10 साल पहले मुस्लिम पुरुष से विवाह किया था। महिला का कहना है कि उसने मुस्लिम युवक के साथ हिंदू रीति रिवाज से शादी की थी। उसके पति धर्म बदलकर हिंदू धर्म को मानने लगे हैं, लेकिन ससुराल वाले महिला पर धर्म बदलने का दबाव बना रहे थे। जब वो नहीं मानी तो उसे घर से बाहर निकाल दिया गया। मेरे पति ने धर्म परिवर्तन अपना लिया है, मुझे भी अपना लिया है, तो इस चक्कर में उनने मुझे घर से बाहर निकाल दिया, हम दोनों को, सबको। हिंदू धर्म अपनाया तो ऐसे क्यों घर से निकाला गया? हाँ, हिंदू धर्म अपनाया इसलिए घर से निकाल दिया। हम लोगों को सबको जान से मारने की धमकी दी है। कि मैं हिंदू धर्म अपनाने के लिए तैयार हूँ अपनी पत्नी के साथ में। मैंने अपनी हिंदू धर्म अपनाया, इस कारण मुझे घर से बाहर निकाल दिया, जान से मारने की धमकी दी है। काफ़ी मैं आवेदन लगा चुका हूँ, एसपी ऑफिस में भी लगा चुका हूँ और डीआई साहब के पास में दे चुका हूँ। वो में लोग मेरी कोई सुनवाई नहीं कर रहा। एक महिला आई थी जिसके 10 साल हो गए हैं शादी को, वो और उसके पति आए थे कि उनको घर से बाहर निकाला जा रहा है। इसकी अभी शिकायत प्राप्त हुई है, इसमें जांच की जा रही है। अनूपपुर जिले के दैखल वेयर हाउस प्यारी कैंप के गोदाम में रखे धान के स्टॉक में धान उगाया है। लापरवाही से धान रखने से बरसात में धान की बोरी भीगने से धान निकल आया है। कैंप में लगभग 4,50,000 धान की बोरियां रखी हुई है। ये लापरवाही खाद्य मंत्री बिसाहू लाल सिंह के गृह ग्राम का है। धान का उठाव न होने के कारण धान के स्टेक में पानी पड़ते ही धान उगने लगा। नागरिक आपूर्ति निगम का धान खुले आसमान के नीचे कैंप कवर से ढककर वेयर हाउस के कैंप में रखा गया है। इसे देखरेख की जिम्मेदारी वेयर हाउस प्रबंधन की है, लेकिन वहां लापरवाही देखने को मिल रही है। पटेल जी से बात कर लो ना, फोन कर लो पटेल जी को, बता दो कि पत्रकार है। उज्जैन पुलिस ने एक ऐसे शातिर ठग को गिरफ्तार किया है जो खुद को पीएमओ का सलाहकार और केंद्रीय सतर्कता आयोग का सदस्य बता रहा था। इतना ही नहीं, ठग ने उज्जैन के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक और संभाग आयुक्त के कार्यालय पहुंचकर अधिकारियों पर रौब दिखाया। प्रधानमंत्री को शिकायत करने की धमकी भी दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। ठग पुलिस से गोपनीय जानकारी मांग रहा था, जिस पर पुलिस अधिकारी को शक हुआ। एडीजी योगेश देशमुख ने इस विध ठग की सूचना माधवनगर पुलिस को दे दी है। ठग ऋषिनगर का रहने वाला प्रमोद मेहता है। वहीं परिजन के मुताबिक आरोपी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। सरकारी विभाग का आदमी बताते हुए अपनी शोहरत हासिल करने के लिए वरिष्ठ कार्यालय में संपर्क करने का प्रयास किया। इस पूरे उसमें जो व्यक्ति की पहचान कर ली गई है, ये उज्जैन ऋषिनगर के रहने वाला है। पहले गवर्नमेंट ऑफिस दुग्ध संघ वगैरह में नौकरी भी की है। माधवनगर पुलिस के द्वारा उसको गिरफ्तार किया गया है।
उज्जैन के नानाखेड़ा थाने में ठगी का बड़ा मामला सामने आया है। आंजना समाज के एक दंपति ने अपने ही समाज के सैकड़ों लोगों को दुगने पैसे करने का झांसा दिया। 60 करोड़ से अधिक की ठगी कर फरार हो गए। एक पीड़ित ने पुलिस से मामले की शिकायत की है। पीड़ित से करीब 65 लाख रुपए की ठगी की गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। ठगी वाले दंपति ने समाज के लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से चेन के रूप में जोड़ा और कम समय में पैसा दुगना करने का लालच दिया और झांसा में लेकर फरार हो गया। फिर रुपए लूटकर भाग निकले। करते उसने विश्वास बनाते 2-3 महीने कर लिए। वैक्सीन लगाने में कतरा रहे अपने ही समाज के लोगों को समझाने का बीड़ा उठाया है शाहना पठान ने। हिंदी साहित्य में एमए करने के बाद एक निजी स्कूल में शिक्षिका के रूप में वो कार्यरत है। शाहना को जब ये पता चला कि काफी लोग वैक्सीन से जुड़ी भ्रांतियों को सच मानकर वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं, तो उन्होंने समाज के लोगों को समझाने का बीड़ा उठाया। प्रॉब्लम्स आपकी दूर हो जाएगी, आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। मतलब हमने अभी तक की चर्चा में आए हुए हैं। कोरोना वैक्सीन का टीका जरूर लगवाएं। यह टीका इस बीमारी से बचने के लिए बहुत कारगर साबित होगा। अफवाह पर बिल्कुल ध्यान न दें। मतलब हम इंजेक्शन लगवाएंगे तो हमें दूसरा इंजेक्शन लगा के हमें और हमारे परिवार को खत्म कर दिया जाएगा, बट ऐसा कुछ नहीं है। ये सब अपने मन में भ्रम में इसको दूर करना है अपन को। ये सभी गलत है। गवर्नमेंट सबकी एक है, इस दुनिया में सब इंसान एक है। ये तो सोच है अपनी कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, जो कि सब गलत है। सभी को इंजेक्शन लगवाना चाहिए। ये जो वैक्सीन है ये बहुत अच्छी चीज़ है, सेफ है। रायगढ़ जिले के पुसौर ब्लॉक के तुरंगा गांव के एक मासूम छयांग को 14 महीने की उम्र से ही SMA टाइप 1 यानी कि स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी नामक बीमारी है, जिसके इलाज में लगभग 16 करोड़ का खर्च होगा। SMA टाइप 1 ऐसी दुर्लभ बीमारी है जो 10 लाख बच्चों में से किसी एक को होती है। दवाइयां नहीं होने की वजह से इसका इलाज भी भारत में संभव नहीं है। अमेरिका में इसके इलाज के साथ दवाइयां हैं जिसे मंगाने के लिए छयांग को जिंदगी मिल सकती है, लेकिन इन दवाइयों की कीमत लगभग 16 करोड़ रुपए है और विदेश से लाने में लगभग 6 करोड़ का टैक्स भी लगेगा। इतनी बड़ी रकम के लिए इम्पैक्ट गुरु और मिलाप जैसी संस्थाओं ने क्राउड फंडिंग के जरिए रकम जुटाने की कोशिश की। अब तक सिर्फ छयांग के इलाज के लिए 96,000 ही फंडिंग हो पाई है। छयांग के परिजनों ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से भी मदद की गुहार लगाई है। क्षेत्र के विधायक प्रकाश नायक ने भी परिजनों को मदद का भरोसा दिलाया है। सीएम साहब से अपील है कि कुछ ही इन्हें चिन्हे बच्चे हैं छत्तीसगढ़ में, तो उसमें से हमारा भी बच्चा है। उनसे हाथ जोड़ के विनती है कि हमारे बच्चे को बचाने के लिए जो भी उनसे संभव हो सके मदद करें। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, यही सोच के हम लोगों ने हिम्मत नहीं हारी और प्रयास कर रहे हैं। दुनिया बहुत बड़ी है, जो भी जितना भी दे उससे इस बच्चे को सहयोग मिल जाएगा। लोग केंद्र सरकार से निवेदन करेंगे। साथ ही साथ कुछ अनुदान की भी बात उन्होंने कही है और जब कुछ राशि जन सहयोग से मिल जाए उसके बाद हम साधारण स्तर पर इसका प्रयास करेंगे। हो सकता है कि कुछ लोग आगे आए, शासन का भी इसको सहयोग मिल सकता है, तो हमारी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी इसको जो भी सुविधा हम दिलवा सकते हैं शासन से। और इसी के साथ की बड़ी बात में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।